Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Vidya. Now, let's talk about question number 20. क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर हमें ये देखना है कि जो बजट का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसमें से कोई भी एक या दो टर्म आपको पूछी जा सकती है। 2 नंबर में, 3 नंबर में आपको रिसीप्ट, एक्सपेंडिचर, कैपिटल, रेवेन्यू कुछ भी पूछा जा सकता है। सो यू हैव टू हैव द क्लैरिटी ऑफ होल स्ट्रक्चर ऑफ बजट। बहुत सिंपल है, आसान सी भाषा में समझाने वाला हूं, आराम से देखना जरा। बजट, मैंने आपको क्या बताया? बजट में लिखा जाता है सरकार को पैसा कहां से आएगा, सरकार पैसा कहां लगाएगी। सिंपल सी बात है। रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर या पेमेंट, ये वाला वो बॉक्स है, वो बताता है सरकार को कहां कहां से पैसा आता है। ये वाला बताता है सरकार कहां कहां पैसा लगाती है। रिसीप्ट दो तरीके की होती है, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। एक्सपेंडिचर भी दो तरीके का है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप देख सकते हो हमारे पास दो तरीके के होते हैं। अब फर्क क्या है रेवेन्यू कैपिटल में? चाहे वो एक्सपेंडिचर हो चाहे वो रिसीट हो, रेवेन्यू रिसीट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोनों वो हैं जिससे हमारी एसेट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा। There will be no effect on our asset and liability status of the government. हमारे एसेट लाइबिलिटी स्टेटस में, सरकारी एसेट लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ना एसेट बढ़ेगी ना गिरेगी, ना लाइबिलिटी बढ़ेगी ना लाइबिलिटी गिरेगी। किससे? रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमारी एसेट लाइबिलिटी पे फर्क आएगा। या तो एसेट बढ़ेगी या तो एसेट गिरेगी, या तो लाइबिलिटी बढ़ेगी या तो लाइबिलिटी गिरेगी। मतलब हमारी एसेट लाइबिलिटी पे इफेक्ट आएगा। क्लियर? अब रेवेन्यू भी दो तरीके की होती हैं। पहली है टैक्स रिसीट, दूसरी है नॉन टैक्स रिसीट। दो तरीके की होती हैं हमारे पास, टैक्स रिसीट, नॉन टैक्स। टैक्स का मतलब सरकार का तो मेजर रेवेन्यू कहां से आता है? टैक्स से आता है। तो टैक्स भी दो तरीके के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जो मुझ पे डायरेक्टली लगेगा, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस है जो डायरेक्टली मेरे पे लगते हैं, मेरी इनकम पे। इनडायरेक्ट जो मुझ पे नहीं लगते, वो मुझे पे करने पड़ते हैं। ये मार्कर, इसमें 1 रुपए जीएसटी है, अब मैं पे कर रहा हूं इनडायरेक्टली। होलसेलर ने सरकार को दिया, रिटेलर ने होलसेलर को दिया, रिटेलर ने एजेंट मेरे पास आया, अल्टीमेटली ये पे मैंने किया, पहुंच गया सरकार के पास। ये इनडायरेक्ट है। जो मैं डायरेक्टली सरकार को देता हूं वो डायरेक्ट है, जो मैं एक रूट के थ्रू देता हूं वो इनडायरेक्ट है। लाइक जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, जो भी आप पे करते हो इनडायरेक्टली प्रोडक्ट की चीजों में ऐड हो जाता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। ध्यान रखना, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। वैसे दो तरीके का और भी टैक्स होता है, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स। ये क्या होता है? प्रोग्रेसिव जो इनकम के साथ साथ बढ़ता रहता है, रिग्रेसिव जो कांस्टेंट रहता है। इंडिया में प्रोग्रेसिव है, जिसकी इनकम इतनी, इतने परसेंट। आपकी इनकम ज्यादा, टैक्स का और रेट ज्यादा, आपकी इनकम और ज्यादा, टैक्स का रेट और ज्यादा। जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहेगी आपका टैक्स रेट भी बढ़ता रहेगा। ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर? और रिग्रेसिव में आप जितनी भी इनकम अर्न करो 1% ही लगे, मतलब 10%, 5% सबको देना पड़ेगा, वो रिग्रेसिव होता है। चलो रिसीट की बात करते हैं। आगे कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट है, इससे हमारी एसेट लायबिलिटी पे फर्क आएगा। कैसे? बोरोइंग, मैंने बाहर की कंट्री से या अपनी किसी स्टेट की से उधार लिया, बोरो किया, मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। रिकवरी ऑफ लोन, पहले लोन दे रखा था अब वापिस आ गया, हमारी एसेट कम हो गई। डिसइन्वेस्टमेंट, जो सरकारी जमीन थी, सरकारी चीजें थी, प्राइवेट को बेच दी, तब भी पैसा आ गया, ये भी एसेट कम होगी। इन तीनों से, मतलब इन दोनों से एसेट कम होगी, इससे लायबिलिटी बढ़ेगी, ये कैपिटल रिसीट है। इन दोनों को ऐड करके बन जाता है टोटल रिसीट। मतलब कि हमारी कंट्री में टोटल इन चीजों से पैसा आता है, चेक कर सकते हो। अगर आप नॉन टैक्स देखो, नॉन टैक्स में फीस, सरकार लाइसेंस फीस लेती है, पासपोर्ट फीस लेती है, बहुत सारी फीस लेती है। फाइन तो बहुत ही, चलान भरते हैं जो हम, पेनल्टी भी बहुत सारी है, बिजली का बिल नहीं भरा पेनल्टी। एस्टीट, मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी का कोई वाली वारस नहीं है तो कौन लेगा उसका? सरकार। और आगे स्पेक्ट्रम 2G 3G 4G स्पेक्ट्रम, उसके लिए। और आगे कई बार सरकारी एंटरप्राइज से पैसा आता है, वो ये सारा पैसा सरकार को आता है,
बट वो टैक्स के रूप में नहीं आता, ये अलग ही तरीके की इनकम है सरकार की, बहुत ही फ्लक्चुएशन वाली इनकम। ये टोटल डब्बा है जो वो ये बताता है हमें इन सारी चीजों से पैसा मिलता है, ये सारी चीजें हमें पैसा देती हैं। इन शॉर्ट इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे पैसा ना देती हो, ये सारी मेरे लिए रिसीप्ट्स हैं। अब आ जाओ एक्सपेंडिचर पे, सरकार खर्चा कहां करती है? सरकार दो तरीके का खर्चा करती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैसे? सरकार इंटरेस्ट पे कर रही है, सरकार सैलरी पे कर रही है, सरकार वेजेस पे कर रही है। छोटे छोटे खर्चे जो सरकार करती है एक साल के अंदर अंदर, उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, बड़े बड़े खर्चे जो सरकार करती है, रोड बना दिया, ब्रिज बना दिया, ठीक है, हॉस्पिटल बना दिए, स्कूल बना दिए, कॉलेज बना दिए, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है सरकार का। मतलब सरकार खर्चा यहां करती है, सरकार को मिलता है यहां से। कोई सब्सिडी देनी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कोई सरकार दान दे रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब ये रिसिप्ट है, ये एक्सपेंडिचर है, तो इनको जब मैच किया जाता है तो ये चीजें बाहर आती हैं। पहला रेवेन्यू डेफिसिट, फिर फिस्कल डेफिसिट, फिर प्राइमरी डेफिसिट। ये तीन है, कई बार न्यूमेरिकल भी आ जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट, इसमें से इसको माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन होगा, रेवेन्यू रिसीट अगर नहीं गिवन तो इन दोनों को प्लस कर देना, तो क्या बन जाएगा आपके पास? रेवेन्यू रिसीट। इसको इसको दोनों को प्लस करके रेवेन्यू रिसीट आ जाता है, तो आपका आंसर आ जाएगा आरडी। एफडी कैसे निकालते हैं? इसको एफडी बोलते हैं, बोरोइंग्स को। अगर इससे नहीं निकालना तो टोटल रिसीट, इस सबका टोटल, समझ रहे हो, इस सबका टोटल, बस ये मत लेना, सबका टोटल और ये माइनस कर देना सारा, तो एफडी आ जाएगा। उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो पीडी आ जाएगा। ध्यान रखना, बहुत बार पेपर में आता है हमें, बट हमें ये पता होना चाहिए इसकी इंप्लीकेशंस। अगर वैसे तो मेजर टाइम पे हमें क्वेश्चन के अंदर आएगा ये वाला स्ट्रक्चर ऑफ बजट, कैपिटल रिसीट बताओ, रेवेन्यू रिसीट बताओ, इसके बारे में आता है। टैक्स, नॉन टैक्स, डायरेक्ट टैक्स के बारे में बताओ, नॉन टैक्स कौन सी होती है उसके बारे में बताओ। मेजरली अगर बहुत टिपिकल डालना हो तो इसके ऊपर आ सकता है इंप्लीकेशन बताओ। और एक क्वेश्चन है जो मेरे माइंड में आ रहा है, बार बार आ सकता है, वो ये कि डेफिसिट में है हमारी सरकार डेफिसिट में है मैक्सिमम टाइम पे। इंडिया डेफिसिट में ही रहता है, क्यों? बिकॉज वी आर डेवलपिंग इकोनॉमी, हमें हमेशा डेफिसिट में रहना है, हमें हमेशा अपना खर्चा बढ़ाना है, रिसिप्ट नहीं बढ़ा सकते। बट अब कंसर्न ये है, अगर आप इसमें रहोगे एक्सपेंडिचर में, तो आपको क्या लगता है आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़नी जाएगी? मतलब अगर आप डेफिसिट में हो, डेफिसिट का मतलब सरकार खर्चा करी जा रही है, सरकार खर्चा करी जाएगी तो क्या बढ़ेगी? एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि कंजप्शन तो उसका पार्ट है, इसका फर्क पड़ेगा। बट इससे हमारा इन्फ्लेशन पे भी इफेक्ट दिखता है, क्योंकि डिमांड के बढ़ने से प्राइस बढ़ जाएगा ना, ये सर्कुलर बन जाएगा। मतलब अगर ये पॉइंट हुआ कि आप डेफिसिट में हो, आप क्या करोगे उसको कवर करने के लिए? बोरोइंग, बोरोइंग के लिए क्या पे करोगे? इंटरेस्ट। तो सरकार पेमेंट भी तो बहुत कर रही है, तो उससे कवर हो जाता है। मतलब आपकी डिमांड इफेक्टिव रहेगी, ज्यादा आपको उस पर फर्क दिखेगा। क्लियर? बजट को, डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए हमारी सरकार लेती है उधार, बोरोइंग, उसका पे करती है ब्याज, इंटरेस्ट पे करती है, जिसकी वजह से सरकार के पास खुद के पास डिमांड करने के लिए खर्चा कम पड़ जाता है। क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बजट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। क्लियर? चलो, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हमारे।